सभी को नमस्कार। आज के इस प्लेटफॉर्म पर केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अच्छे तरीके से, इसमें आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं ये आर्थिक भूगोल है, और ये जो हमारा आर्थिक भूगोल है बीए थर्ड ईयर के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ये बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे MGSU वगैरह है वहाँ ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, परंतु अपने JNU के अंदर ये थर्ड ईयर का है। तो थर्ड ईयर में ये हमारी पहली किताब है, पहली बुक है जिसका नाम आर्थिक भूगोल है, और उसकी हम फर्स्ट यूनिट को ही देख रहे हैं। पहली यूनिट है जिसके अंदर आर्थिक भूगोल के बारे में बताया, और आज उसका दूसरा जो हम चैप्टर देखने वाले हैं आर्थिक संसाधनों के बारे में। तो संसाधनों का वर्गीकरण और उनका संरक्षण हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझो कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन तो एक सामान्य सी भाषा है, एक सामान्य सी लैंग्वेज के अंदर अगर अपन इसको समझें कि वे पदार्थ, वस्तुएं, तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाते हैं। ये इसकी सामान्य सी डेफिनेशन रहती है। बाकी इसी के जुबान से अपन देख लेते हैं। तो मानव जीवन का अस्तित्व, उसकी प्रगति और विकास किस पर निर्भर करता है? संसाधनों पर। संसाधन के बिना मानव जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें हर जगह पर संसाधन, देखो हमें जीविकोपार्जन के लिए हमें सबसे पहले कुछ भी हम खाने जाते हैं अपने जीवन के लिए, या आप सबसे पहले श्वास भी रोज लेते हो ना, वो जो श्वास लेते हैं वो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो संसाधन की हमें आवश्यकता है। कोई भी जैविक अजैविक पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक वह मानव के लिए उपयोगी नहीं है। रास्ते में पड़ा पत्थर आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर वहीं कुत्ता पीछे लग जाए तो वो आपके काम आएगा। तो वो क्या बन गया? आपके लिए संसाधन बन गया। समझ गए ना? इस प्रकार से देखो, वही अपने लिए काम का नहीं था और अभी काम का हो गया, तो वो संसाधन है। अर्थात वे पदार्थ, वस्तुएं और ऊर्जा, वे पदार्थ, वस्तुएं और ऊर्जा जो मानव की सहायता के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ के अंदर भी हमने इसको समझ लिया। आगे चलिए, अब ये आवश्यकताएं कौन सी हैं? अब बात आती है कि आवश्यकताएं, नया शब्द क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास में? आवश्यकताओं की पूर्ति। लेकिन मानव की तो अपार आवश्यकताएं होती हैं, उसकी आवश्यकताएं यानी उसकी इच्छाएं समाप्ति नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम उसको दो कैटेगरीज में रखते हैं, एक उसकी जीविकोपार्जन की आवश्यकता और एक उसकी धनोपार्जन की आवश्यकता। जीविकोपार्जन जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता, उसे हम उसकी जैविक आवश्यकता भी कह सकते हैं, उसे हम उसकी शारीरिक आवश्यकता भी कह सकते हैं, जो उसके शरीर को चाहिए। तो क्या रहती है वो? भोजन, कपड़ा और आवास है, जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं, है ना? ये हो गया। अब बात आती है संसाधन की। देखो, अभी तक हमने जो बात समझी है उसमें कहीं पर आपको कोई डाउट? सबसे पहले हमने संसाधन का अर्थ देखा, हमारे काम आया तो संसाधन, नहीं आया तो नहीं। फिर आ गया हमारे पास में आगे कि संसाधन वो होते हैं जो हमारी आवश्यकता पूरी करें। अब आवश्यकताएं कितनी? दो, जीविकोपार्जन की और धनोपार्जन की। जीविकोपार्जन में रोटी, कपड़ा, मकान आता है, और धनोपार्जन में तो खूब आवश्यकताएं होती हैं, अपन हर किसी में नहीं आते। अब संसाधन का अर्थ दोबारा से अपन इनके हिसाब से देख लेते हैं। तो देखो, थोड़ा सा अपन देखने का तरीका रहेगा। रिसोर्स, रिसोर्स का री जो है ये कहता है दीर्घ अवधि, और सोर्स कहता है साधन। अब वे साधन जो दीर्घ अवधि तक अपने काम आएंगे वो संसाधन है। ये हम क्या देख रहे हैं? संसाधन का अर्थ देख रहे हैं, और संसाधन के अर्थ में हमें दीर्घ अवधि और साधन काम में आया, शब्द आया इसका निकल के। तो दीर्घ अवधि का साधन संसाधन कहलाता है। अर्थात संसाधन वे साधन हैं जिन पर दीर्घकालीन तक मानव समाज निर्भर रहता है, यानी वे साधन जो हमारे दीर्घ काल तक काम आएंगे वही संसाधन है। तो ये जो चीज़ें हैं ये संसाधन की ही डेफिनेशन है, बस थोड़ी थोड़ी उसको बढ़ा चढ़ा करके बताई जा रही हैं। एक बार अगर आप एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से रीड कर लोगे ना, तो आपका पहला ही क्वेश्चन अगर आएगा संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन की परिभाषा बताइए, आप उसमें अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर भी और देख लेते हैं, अब कुछ थोड़ी सी परफेक्ट कर देते हैं इसी परिभाषा को। क्या परफेक्ट होगा? इसके अंदर क्या शब्द नहीं जुड़ेंगे? संसाधन मानव द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ, आकलित या भरोसा किया हुआ ऐसा साधन, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण अथवा क्षमता, कार्य या संक्रिया है जो कि मानव की परिसंपत्ति बन सकता है। यानी ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई पदार्थ का ऐसा कोई गुण, या उस पदार्थ की क्षमता, या उस पदार्थ का कार्य
संक्रिया, जो हमारी संपत्ति बनेगा वो क्या बन गया? संसाधन। और हमारी संपत्ति का मतलब हमारी आवश्यकता बन गया, तो ये संसाधन है। इतनी सी बात है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है संसाधन का स्वरूप। अब संसाधन के स्वरूप कैसे हैं? प्राकृतिक और मानवीय है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, और मानवीय संसाधन जो मानव ने आकर के बनाए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में आप देखोगे जैविक और अजैविक सारे घटक आ जाते हैं। जैविक और अजैविक सभी घटक आ जाते हैं। यानी अगर आपको संसाधन बांटने हैं तो दो हिस्सों में बांटोगे, प्राकृतिक और मानवीय। अगर आपको कहे कि प्राकृतिक साधन दो भागों में बांटो, तो एक जैविक और एक अजैविक। जैविक जिसमें जीवन है, जो जीवित है, जिसमें वृद्धि होती है, विकास होता है, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। और जिसमें नहीं होता ऐसा कुछ भी, वो अजैविक कहलाते हैं। अब वृद्धि किस में होती है? पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों के अंदर, प्राणियों में, इन सब में वृद्धि होती है, तो ये सभी जैविक घटक कहलाते हैं। और जिनमें नहीं होती, जैसे वायु है, जल है, ठीक है, खनिज है, मिट्टियाँ हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती, ये अजैविक संसाधन कहलाते हैं। और ये क्या कहलाएंगे? जैविक संसाधन। कोई दिक्कत नहीं, उसे हम आगे जाकर देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक क्या पढ़ो? प्राकृतिक संसाधन देखो। अब बात आती है मानवीय संसाधन की। तो मानव के विचार, उसका संगठन और उसकी श्रम शक्ति, ये उसका संसाधन है। अगर मानव के पास विचार, सोचने की शक्ति नहीं है, मतलब उसके पास मानवीय संसाधन की कमी है। अगर वो संगठन नहीं बना सकता, दो लोगों को साथ में खड़ा नहीं रख सकता अपने, उसमें किसकी कमी है? संसाधन, मानवीय संसाधन की कमी है। वो श्रम के लिए काम नहीं कर सकता, यानी कोई मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता, तो मानवीय संसाधन की कमी है। तो प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं, उनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मानवीय संसाधन से कर सकते हैं। मानवीय संसाधन के बिना प्राकृतिक संसाधनों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते, आप संगठन यानी अपना एक ग्रुप नहीं बना सकते, आप श्रम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये जितने भी संसाधन हैं वो आपके लिए नगण्य, कोई काम के नहीं है, ठीक है। बिना मानव श्रम, तो देख लीजिए, बिना मानव श्रम प्राकृतिक संसाधन का कोई मूल्य नहीं होता है। मानव संस्कृति के निर्माता, मानव जो है वो क्या है? संस्कृति के निर्माता है, और प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता है। जो मानव है, मानव संस्कृति का निर्माता है, वो संस्कृति का निर्माण कर रहा है, और जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका उत्पादन करता है और उपभोग करता है। उपभोग करता है यानी कि उसे मतलब कि प्रयोग करना, यानी कि अपने जीवन में उतारना, और उत्पादन करना यानी उसे बनाना। जैसे आपने क्या किया? कृषि की गेहूं पैदा किया और गेहूं को खा लिया, उपभोग कर लिया। और इसी के साथ आगे चल करके हम एक शब्द और जोड़ देंगे, व्यापार। एक शब्द हम और क्या जोड़ देंगे? व्यापार। लेकिन व्यापार के लिए हमें एक शब्द और चाहिए होगा, परिवहन। सबसे पहले हमने उत्पादन किया, कुछ का उपभोग कर लिया, कुछ का हमने परिवहन करके व्यापार कर दिया, तो आगे चल करके उसमें ये शब्द जुड़ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों का मानव के द्वारा उत्पादन, उपभोग, व्यापार, विनिमय, परिवहन करने का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। ये आर्थिक भूगोल की परिभाषा है, यानी वो सभी पॉइंट इसमें अपने को नोट कर देने हैं, वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। वापिस आए मानवीय संसाधन के पक्ष। अब मानवीय संसाधनों को कुछ अलग भागों में बांटा गया है, जैसे हम इसको जैविक और अजैविक कह देते हैं, इसी तरीके से इसको। तो देखिए जरा, जैविकीय आनुवंशिकता, इसमें क्या होगा? मानव की बौद्धिक व मानसिक क्षमता तथा स्वास्थ्य है। अगर व्यक्ति सोच नहीं सकता, मानसिक क्षमता नहीं है, याद नहीं रख सकता कुछ चीज़, और स्वस्थ नहीं है, तो वो मानवीय संसाधन नहीं है। सामाजिक संगठन, दूसरा इसका पक्ष है सामाजिक संगठन, यानी कि उसका जनतंत्र, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास में जनसंख्या का मतलब जनता का सहयोग नहीं है, ठीक है। उपनिवेश, जिस पर अपना अधिकार नहीं कर सकता, वो समाज नहीं स्थापित कर सकता, तो वो भी क्या कहलाएगा? मानवीय संसाधन नहीं कहलाएगा। फिर आता है प्राकृतिक सांस्कृतिक प्रतिरूप। ये सांस्कृतिक प्रतिरूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के वर्तमान समय के लिए। इसमें क्या है? शिक्षा और साक्षरता, वैज्ञानिक और प्राविधिक सोच का स्तर। अगर भारत के अंदर सांस्कृतिक प्रतिरूपों में जोर दिया जाने लग जाए तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा। भारत क्या बन जाएगा? एक विकसित। अभी वो विकासशील है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे अफ्रीकी देश, अब ये सारे के सारे शिक्षा से और संस्कृति से सबसे पिछड़े हुए देश हैं ये वाले, ठीक है।
दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें आप देख पाएंगे थाईलैंड है, वियतनाम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों में अगर आप घूमने जाते हो तो हमारा जो 1 रुपया है वहाँ जा कर के हज़ारों रुपये बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो करेंसी की वैल्यू हमसे बहुत नीचे है, और हम अगर USA वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हमारी करेंसी बहुत नीचे है, वहाँ उनका $1 खरीदने के लिए हमें 70-80 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारे 70-80 रुपये जा रहे हैं। और यही लगभग 1950 से पहले या 1920-25 के आसपास रुपया बराबर होता था। स्वतंत्रता के समय भी रुपया लगभग बराबर था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लग गया, डाउन आने लग गया। तो ये क्यों आने लगा? क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है, वैज्ञानिक और प्राविधिक सोच का स्तर नहीं है। ये जितने भी हमें चीज़ों को मुहैया करवाया गया है ना, जितनी भी आजकल की आधुनिक जो हमारे पास में हथियार हैं या जो शिक्षा आई है, कहाँ से आई है सारी शिक्षा? पश्चिमी देशों से। कहाँ से ये? पश्चिमी। सबसे पहले जो भी यहाँ से वकालत करने गए या जो भी चीज़ें हैं, जैसे अंबेडकर जी हैं, उन्होंने संविधान अगर लिखा भी है तो वो कहाँ पे पढ़ करके आए हैं? विदेश में पढ़ करके आए हैं। जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल, सभी विदेश में पढ़ करके आए हैं। यानी इसका मतलब वहाँ पर क्या है, शिक्षा थी, उनके पास में वैज्ञानिक सोच थी इस प्रकार से। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो देख पाएंगे पश्चिमी एशिया के देश, सीरिया है, ईरान, इराक, वहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता रहता है, धर्म के नाम पर वहाँ युद्ध होता है, ठीक है। राष्ट्रों में विज्ञान व तकनीकी की उन्नति नहीं करने पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को सुदृढ़ नहीं बना सके, ये देश नहीं कर सके। लेकिन इसमें से एक एशियाई देश निकल गया, वो कौन? विकसित प्राविधिक ज्ञान की बदौलत जापान पर परमाणु बम गिरा दिए गए, फिर भी वो उठ करके आगे निकल गया। परमाणु बम, जो कि वहाँ की आज तक भी वहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं वो विकलांग पैदा हो रही हैं, जिसे वर्तमान में अपन दिव्यांग शब्द कहते हैं, दिव्यांग पैदा हो रही हैं, हैंडीकैप पैदा हो रही हैं। लेकिन फिर भी ऐसे क्षेत्र में, यानी इतना बड़ा उसके साथ में हादसा हुआ, उसके साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये भूकंपीय जोन पर है, ज्वालामुखी जोन पर बसा हुआ ये देश है। तो फिर भी यह एशिया महाद्वीप का एक अग्रणी और विकसित राष्ट्र बन चुका है। किस वजह से? मेन पॉइंट समझिए इसका, प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिक यानी टेक्नोलॉजी। इसे क्या कहेंगे अपन? टेक्नोलॉजी। जितनी अधिक टेक्नोलॉजी है उतना वो राष्ट्र समृद्ध बनता है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है? शिक्षा, साक्षरता और वैज्ञानिक और प्राविधिक सोच की, ठीक है। क्योंकि ये भी उसी के साथ में आते हैं। आपके पास शिक्षा नहीं है तो टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं है ना, तो साथ में ये भी अपने को जरूरी है। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक हमने क्या देखा? पहले हमने संसाधन का अध्ययन किया, संसाधन किसे कहते हैं, फर्स्ट स्लाइड हमारी ये कहते थी। दूसरी स्लाइड में हमने ये देखा कि जो हमारे पास में आर्थिक संसाधन है उनका स्वरूप कैसा है, कि किस तरीके से हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है। आगे चलकर हम इन संसाधनों को वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले अपनों ने इसकी प्रकृति के आधार पर बात की है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन देख लिए हमने। अब दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसी है। तो या तो ये जैविक है या फिर ये अजैविक है। तो मानव किस में आता है? जैविक है, मानव जैविक संसाधन में आता है। और अजैविक में आएंगे जो वायु है, ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, और ये सारे तत्व जो है जो हमें स्पष्ट रूप से हम जिसको ग्रहण नहीं करते हैं वो क्या हो गए? अजैविक हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखिए वितरण या उपलब्धता। वितरण या उपलब्धता, जो उपलब्ध होंगे, एक सर्वसुलभ होंगे जो प्रत्येक जगह पर मिल जाएंगे, एक सामान्य सुलभ होंगे जो थोड़े क्षेत्र में मिलेंगे, एक दुर्लभ होंगे जो बहुत ही सीमित दायरे में मिलेंगे, और एक अद्वितीय होगा जो उसके जैसा दूसरा है ही नहीं। किसके आधार पर? उपलब्धता। हमें उपलब्ध कैसे हो रहे हैं? हर जगह पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? हर जगह पे। ऐसा प्राकृतिक संसाधन बताओ जो आपको हर जगह पे मिल रहा है। सूर्य का प्रकाश, वायु, श्वास लेने के लिए वायु, जल पीने के लिए पानी मिल रहा है ना। ये क्या है? सर्व सुलभ कहलाते हैं। सामान्य सुलभ में क्या आ जाता है? सामान्य सुलभ में आ जाएगा वनस्पति। अब ये वनस्पति हर जगह पर नहीं मिलती। जैसे ध्रुवों पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर वनस्पति नहीं है। तो ये क्या हो गया? सामान्य सुलभ हो गया। आगे चल करके इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। फिर देखिए इनका उपयोग के आधार पर, इनका उपयोग किस रूप में होता है? गुप्त प्रकार से उपयोग। जैसे अब हमें यहाँ पर अगर मान लो सर्दियाँ आ जाएं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है?
गर्मी की, हम हीटर लगाते हैं। अब हीटर से क्या निकलता है? कुछ निकलता देखा आपने हीटर से? कुछ नहीं निकलता, लेकिन उसमें होती है गुप्त ऊष्मा। उसे हम क्या कहते हैं? जो उसमें से ऊर्जा निकलती है ना, उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो हम उसका गुप्त रूप से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में सोलर एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश है। अब ये कैसा है? अभी ये गुप्त है, अब हमें नहीं पता इसके अंदर एनर्जी है, ये नहीं पता था हमें, लेकिन अब वर्तमान में हमें तकनीक आई तो हमें पता चलने लगा। प्रयोजनीय, एक प्रयोजनीय होंगे जिनका हमें पता होगा कि भी ये संसाधन है, परंतु हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। फिर विभव होते हैं, और फिर होते हैं अप्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे चलकर देखते हैं। याद रखना, उपयोग के आधार पर ये 4 हो गए। अधिकार के आधार पर, अब उन संसाधनों पर अधिकार किसका है? अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है, राष्ट्रीय अधिकार है, या व्यक्तिगत है। यानी कि जैसे वायु परिवहन है, जल परिवहन है, तो ये कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, जैसे अपन बात करें रेल है, ट्रेन है, ये कैसे है? ये राष्ट्रीय है। और जैसे अपन बात करें कि आपने गाड़ी ली, तो ये क्या है? व्यक्तिगत है, ये आपकी निजी है। और कुछ हो सकता है कि आपने 10 दोस्तों के साथ मिलकर के एक कंपनी खड़ी की, व्यापार इसके लिए, परिवहन के लिए आपने बस लगा दी, 10-20 बसें डाल दी आपने ना, तो वो क्या रहेगा? वो भी व्यक्तिगत रहेगा। व्यक्तिगत यानी निजी जिसे अपन कहेंगे। ठीक है, लास्ट में आता है नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति। हम कैसे कर सकते हैं? पुनः प्राप्ति के स्तर पर इसके जो प्रकार है वो कैसे है? शाश्वत, जिसे हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, उसमें उसको बचाए रखें तो। संवर्धनीय, जिसमें हम गुणवत्ता में उसका बढ़ा करके हम उसका प्रयोग कर सकें। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डायरेक्ट रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी है, सीधा प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? उसको काट के एक फर्नीचर बना लेंगे, तो हम फर्नीचर के रूप में तैयार कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया? वो संवर्धनीय। असंवर्धनीय यानी जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, जिसमें हम गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकते, वो हो गया। और अविक्षिप्त, जिसे हम संभाल ही नहीं सकते, भले कितना भी कुछ भी हो जाए। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जल्दी से देखते हैं। को बहुत सी बातें आपके सामने मैंने रिपीट कर दी थी, अब आपको आसान हो जाएगा समझना। देखिए, जैविक संसाधन, वन है, चारागाह है, घास के मैदान है, जंगली जीव जंतु, मछलियाँ। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं शॉर्ट भाषा में कहूँ तो क्या कहलाएगा? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, ये क्या हो गए? जैविक संसाधन हो गए। और बाकी हमारा धरातल है, इस पर हम रहते हैं, चट्टानें हवाई जाती हैं, वायु है, जल है, खनिज, ईंधन, धातुएं और भवन निर्माण के जो पत्थर हैं, ये सब क्या है? अजैविक है। तो मतलब क्या हुआ? जिनमें वृद्धि या विकास संभव है वो क्या है? जैविक। जिनमें श्वास की क्रिया होती है वो क्या है? जिनमें ये तीनों नहीं होते वो, तो बस इस प्रकार से अपने उदाहरण देने हैं। अब आता है वितरण या उपलब्धता। तो अब हमने यहाँ बताया था मैंने आपको, सर्वसुलभ, जो हर जगह मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सौर शक्ति है, पवन ऊर्जा है, प्रकाश है और जल मिट्टी है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से बताओगे, आपके पास प्रश्न जो आएगा ना वो ये रहेगा कि वितरण के आधार पर संसाधनों के बारे में व्याख्या कीजिए या संसाधनों के बारे में बताएं। अगर तो सिर्फ संसाधनों के बारे में बताना है तो आप ये चारों लाइनें लिखोगे। अगर इसके बारे में व्याख्या करनी है तो फिर आपको व्याख्या क्या करनी है? कैसे करोगे व्याख्या? सबसे पहले आपने कहा ऑक्सीजन सर्वसुलभ है, हर जगह मिल जाती है, तो फिर इसके बारे में व्याख्या करोगे। जो आप भौतिक भूगोल में पढ़ करके आए हो वो चीज़ क्या पढ़ा? जो ऑक्सीजन है यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें इस सौर मंडल के आसपास मौजूद है। यह हमारे श्वास लेने के लिए, पेड़ पौधों के जीवन के लिए, यानी यह एक जीवनदायिनी गैस है। इस प्रकार से आप इसकी 4 लाइनें लिखोगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, फिर इन सब के बारे में आप ये सब बातें अपन लिख सकते हैं। फिर आता है सामान्य सुलभ। क्या मिलेगा? वनस्पति, जो सामान्य है, हर जगह नहीं, सामान्य है। वनस्पति है, पशु है। अब पशु भी जो है, जैसे अगर गाय है तो वो गाय अगर अपने इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तो वो शीत कटिबंधों में आपको नहीं मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंधों में नहीं मिलेगी। शीतोष्ण कटिबंधों में भेड़ ज़्यादा मिलेगी, भेड़ होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे पशु जीवन हो गया। लोह अयस्क हो गए। अब लोह अयस्क हर जगह पे नहीं होते, ये जहाँ ज्वालामुखी होगा उसी क्षेत्र के अंदर होंगे, जहाँ पठार वगैरह होंगे उसी क्षेत्र पर होंगे, मैदानों में नहीं होंगे। बस कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये सारे की चीज़ें जो है कौन सी है? सामान्य सुलभ है, मिलती तो है परंतु हर जगह नहीं। फिर आती है बात ही किसकी? दुर्लभ की।
अब दुर्लभ आ गए, जैसे तांबा है, सीसा, सोना, हीरा, चांदी, अब्रक, क्वार्ट्ज, ये जो हो गए हमारे पास में ये दुर्लभ है। और अद्वितीय, इसमें कौन आ गया, हीरा भी आ गया इसमें, यूरेनियम है, क्रोमलाइट है, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे पास में अद्वितीय, जिनको अगर हमने एक बार प्रयोग कर लिया दूसरी बार वो समाप्त है नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारी उपलब्धता के आधार पर। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास में, उपयोग के आधार पर। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। गुप्त यानी कि सौर शक्ति में ऊर्जा होती है, हमें स्पष्ट रूप से नहीं पता, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा होती है, भूमि से जो ताप निकलता है उसमें भी ऊर्जा होती है। भूतापीय ऊर्जा के भी राजस्थान और भारत के अंदर लगाए गए हैं वो कारखाने जहाँ से भूताप से ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। फिर आता है अप्रयोजनीय, वे संसाधन जिनका बोध ही मानव को नहीं है, जिसका बोध ही नहीं है अभी। जैसे हमें बहुत लंबे समय तक ये नहीं पता चला कि पश्चिमी तट और गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में, तो ये क्या कहलाएंगे, अप्रयोजनीय। अब हमने इसको ढूंढ लिया, परंतु अभी भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि नीचे संसाधन है, तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे, अप्रयोजनीय। वे संसाधन जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, अब हमारे नीचे भी क्या पता कौन सा संसाधन है, तो वो क्या हुआ, अप्रयोजनीय हुआ। फिर आती है बात विभव या संभाव्य, जिसमें हम संभावना जता सकते हैं कि हिमालय के नीचे भी कोयला होगा, हिमालय के नीचे भी बहुत सारा खूब सोना वगैरह होगा, ये क्या है, संभावना है, संभाव्य हो सकती है। जैसे चंद्रमा पर पानी है, संभावना है। अंटार्कटिका पर हमारे पदार्थ मिलते हैं, अंटार्कटिका पर कोयला है, अब संभावना है, परंतु हम उसे निकाल नहीं सकते, तो ये संभाव्य हो गई। और अब आती है बारी अप्रयुक्त की, वे संसाधन जो किसी कारणवश उपयोग में नहीं लाए जा सके। अब ये संसाधन है तो है, अंटार्कटिका में कोयला तो है, हमें पता भी है कि उच्च कोटि का होगा, परंतु हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी हमारे सामने होते हुए भी हमारे काम की नहीं हुई चीज़ वो, तो वो अप्रयुक्त संसाधन में काउंट होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो संसाधन नहीं है। पहली लाइन में मैंने क्या कहा था, संसाधन वो होते हैं जो मानव के काम आए। अब आप कहोगे कि जो चांद पर पानी वो हमारे तो काम नहीं आ रहा, तो वो संसाधन नहीं है। नहीं, वो संसाधन है, परंतु वो कैसा है, अप्रयुक्त, जिसे हम प्रयोग नहीं कर सकते। संसाधन तो है, ऐसा नहीं कि हम उसको संसाधन नहीं कह सकते। आप यहाँ पे पानी पी रहे हो और वो कह रहे हो कि वही पानी जो वहाँ पे वो हमारे काम का नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो जो चीज़ हमारे काम आ रही है और कहीं और वाली जगह पर हमें उस पर नहीं जा सकते, तो उसे हम नहीं कह सकते कि भी वो काम नहीं आएगी, परंतु वो काम आएगी, संसाधन है, परंतु वो अप्रयुक्त है। क्लियर है? उपयोग के आधार पर हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे, अधिकार के आधार पर। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा, आपको बता दिया था कि विश्व स्तरीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार रहेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, विश्व बैंक है, ठीक है, और विश्व सुरक्षा परिषद है। इस प्रकार से जितने भी ये विश्व के संगठन होते हैं उनका क्या होता है भी, जैसे महासागर होते हैं, जहाँ अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पर किसी देश का अधिकार नहीं है, वो किसी देश का नहीं है, वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय है। उसे हम खोज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो किसी काम, वो हम निजी संपत्ति के रूप में वो हमारे काम का नहीं है। वो राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता और व्यक्तिगत नहीं हो सकता। जैसे चांद है, अब आप भले चांद पर जाकर के सेल्फी खिंचवा करके वापस आ जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप कह दो कि चांद पर ये मेरा घर है, ये मेरा प्लॉट है, ये नहीं हो सकता। वो तो व्यक्तिगत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए ना। तो ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्र के बारे में भी आपको पता है कि आप कह दो भी ये रेलगाड़ी मेरी है, ऐसा भी काम नहीं चलेगा। तो ये रेलगाड़ी क्या होगी, राष्ट्रीय, ये राष्ट्र की संपत्ति है। तो बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास, वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। और ऐसे ही बहुत सी संपत्तियां जो होती हैं वो व्यक्तिगत, निजी, एक व्यक्ति की या एक संस्था की होती है। आगे चलते हैं, अंत में हमारे पास में रह गया है नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति के आधार पर दोबारा हम जिसे प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत, सस्टेनेबल, जिसको हम उपलब्ध, यानी जैसे कि मिट्टी की हम अगर उर्वरकता को बनाए रखें, इसमें वृद्धि करके उसके क्षरण को बचा करके हम इसे दीर्घ काल तक उन्नत कृषि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया सस्टेनेबल। इसका जस्ट ऑपोजिट देखिए, नॉन सस्टेनेबल, यानी इसमें आप कितना भी सुधार कर लो, इसे हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी, यूरेनियम, इसको कभी ना कभी समाप्त होना ही है। परंतु मिट्टी है, वायु है, जल है,
इन सब में हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक अगर हम जल प्रदूषण नहीं करेंगे तो जल का प्रयोग कर सकते हैं, वायु प्रदूषण नहीं करेंगे तो वायु का हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है संवर्धनीय, इम्प्रूवेबल, जिसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे लोहे की किस्म, अब लोहे में क्या होता है, जंग लग जाती है जल्दी से, तो क्या किया यहाँ पे, इसको क्या कर दिया, इसको स्टेनलेस स्टील बना दिया, इस्पात के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसमें गुणवत्ता में सुधार किया, तो इसका मतलब अब हम इसे प्रयोग कर सकते हैं लंबे समय के लिए, अब ये जल्दी नष्ट नहीं होगा। और एक होते हैं नॉन इम्प्रूवेबल, जिसमें हम इम्प्रूव कर ही नहीं सकते, हमें वैसा का वैसा ही प्रयोग करना होगा। क्या उदाहरण है, बहता जल। आप बहते जल को ये नहीं कह सकते यार 10 दिन बाद में आना, अब बाद में प्रयोग करेंगे, अभी आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो तो बहता रहेगा, उसे ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा, उसी रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। सौर ऊर्जा है, बना ली तो ठीक, नहीं बनाई तो भाई आज का दिन गया, कल बनाओगे परसों बनाओगे, दिन तो गया। तो जो हम सौर ऊर्जा बना सकते थे, अगर बनानी है तो बनाओ, इसमें कोई इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। फिर जलवायु है, जलवायु में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, महासागर हैं, इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके पास में पुनः प्राप्ति या नवीनीकरण पर आधारित संसाधन। तो बताइए जरा, सबसे पहले प्रकृति पर आधारित कौन कौन से संसाधन थे? प्रकृति के आधार पर मानवीय और प्राकृतिक। फिर हमने देखा कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर कौन से थे, वो जैविक रूप में उत्पन्न हुए हैं या अजैविक रूप में बने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि उपयोग के आधार पर, उपयोग नहीं हाँ वो था उपलब्धता के आधार पर, सही, उपलब्धता तो सर्वसुलभ है। फिर हमें कौन से मिलेंगे, सामान्य सुलभ, फिर दुर्लभ हो जाएंगे और फिर अद्वितीय हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था उपयोग के आधार पर, गुप्त है, अप्रायोजनीय है, और तीसरा कौन सा था अभी नेक्स्ट आगे, अप्रायोजनीय के बाद में हमने क्या देखा, विभव, जिसे हम संभाव्य कहते हैं, और अंत में था, अंत में कौन सा था, अप्रयुक्त था। ठीक है, ये हो गए 4। उसके बाद में कौन सा आया था, उपलब्धता भी होगी, उपयोगिता भी होगी, और अब बारी थी किसकी, अधिकार से पहले एक पॉइंट और आता है अभी, कौन सा है, अच्छा नहीं अधिकार ही आता ना, तो अधिकार के आधार पे कौन सा कहा आपने, अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है और व्यक्तिगत है। और अंत में था नवीनीकरण या पुनः प्राप्ति। तो पुनः प्राप्ति पर सस्टेनेबल, नॉन सस्टेनेबल, इम्प्रूवेबल और नॉन इम्प्रूवेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी में थोड़े से अटपटे से रहते हैं ना, शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय और अविक्षिप्त। ठीक है, ये हो गए। और क्या रह गया, अच्छा संकल्पना, सॉरी जी थोड़ा सा रह गया, एक अपना लास्ट पॉइंट रह गया है, संसाधन का संरक्षण करना भी हमारा आवश्यक है। तो देखिए संसाधन संरक्षण, संसाधन के बारे में आप समझ गए कि संसाधन किसे कहते हैं, जो हमारे काम आए। संरक्षण, संरक्षण क्या होता है, संरक्षण उसे संभाल के रखना संरक्षण कहलाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लैटिन भाषा के कौन है, उसका अर्थ होता है टुगेदर यानी कि साथ, और सर्वेट्स का अर्थ होता है गार्ड यानी रक्षा, यानी सुरक्षित करके रखना ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यकता है, यानी संसाधन संरक्षण की बात करें, संसाधन होता है जो हमारे काम आए, संरक्षण होता है जिसे हम संभाल के रखें, तो फिर संसाधन संरक्षण किसे कहेंगे, ऐसे साधन जो हमारे काम आते हैं और उन्हें हम संभाल के रखने हैं, वह संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन की डेफिनेशन अलग दी, संरक्षण की अलग दी, फिर दोनों को इकट्ठा किया तो वो बनेंगे ऐसे संसाधन जो हमारे उपयोगी हैं और हम उनसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं, संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसकी भाषा में देखें तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक किया जाने वाला प्रबंध रख रखाव की क्रिया, जिससे उसका दुरुपयोग अथवा अनावश्यक क्षति को रोका जा सके, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई। और ये क्यों आवश्यक है, कैसे संसाधन संरक्षण की भावना होगी, तो पदार्थों के उपयोग में बचत करना, पदार्थों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर बचत करें हम, और पदार्थों के दुरुपयोग व बर्बादी को रोकना, पदार्थों का अपेक्षित कार्यों व विवेकपूर्ण उपयोग करना, अनपेक्षित कार्यों में बेकार क्षति को रोकना, और प्राविधिक में प्रगति करते हुए पदार्थों की उपयोग क्षमता में वृद्धि करना। यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो चीज़ें जल्दी खराब होती हैं उनको लंबे समय तक स्टोर कर पाएँ, ऐसा हमें करना होगा। तो ये हो गए संसाधन का संरक्षण हो जाएगा। और क्यों आवश्यक है संसाधन संरक्षण, आवश्यक क्यों है,
आवश्यकता क्यों है भी, क्योंकि आप यहाँ पे सीधा सा एग्जाम्पल समझिए। 1960 के दशक में भारत की जनसंख्या 40 करोड़, 1960 के अंदर कितनी 40 करोड़, 1991 में 84 करोड़, 2001 के अंदर 102 करोड़ हो गई और वर्तमान में 121 करोड़ हो गई। यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण इसका संरक्षण आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इसका संरक्षण क्या है, आवश्यक है। देखिए जरा, एक और मानव आवश्यकताएं बढ़ती है तो दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रही है। अब इस वजह से क्या होगा, संसाधनों की आवश्यकता तीव्रता से बढ़ेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा उन्हें जल्दी से, और भविष्य में इसके और भी बढ़ने की संभावना रहती है। यानी ये जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी हमें संसाधनों का ना चाहते हुए प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर हम ना चाहते हुए प्रयोग करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन नहीं रहेंगे। इसीलिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह जनसंख्या के लगातार बढ़ने से संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तथा मनुष्य न चाहते हुए भी संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाएगा। संसाधन के अधिकाधिक प्रयोग से पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई है। ओके, लास्ट में क्या रह गया, संसाधन संरक्षण के प्रकार हैं। संसाधन संरक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है। प्रजाति संरक्षण, यानी जो भी प्रजातियां हैं उनको बचाना, प्रजाति संरक्षण कहलाएगा। सृजनात्मक संरक्षण, जो हमने सृजना की है, बांध बनाए हैं, वन्य विहार बनाए हैं, यातायात मार्ग बनाए हैं, इनका संरक्षण करना। क्योंकि देखो, जितना जल्दी यातायात का मार्ग टूटेगा उतनी जल्दी उसको दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। दोबारा रिपेयर करने के लिए भी तो बहुत से संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, तो उनकी जल्दी हानि होगी, क्षति होगी। भूमि उपयोग संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना। नगर की सीमा को हरित पेटी से आबद्ध करना। भूमि उपयोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं। एक नगर होता है, अगर उसके चारों ओर खाली जगह पड़ी है तो क्या करेंगे, भी दूसरे कबीले वाले आएंगे या लोग होंगे तो क्या करेंगे, अपने घरों को बड़ा करते जाएंगे, झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाते जाएंगे, तो उसके आसपास का एरिया दूषित होता जाएगा, उसका आकार बढ़ता जाएगा और भूमि उपयोग क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इसका तरीका क्या है, इसको बचाने का क्या तरीका है। अगर उस नगर के, जैसे कोई नगर बना, उसके चारों ओर एक हरित पेटी यानी कि पेड़ पौधे लगा दो और कह दो कि ये पेड़ काटना जो है कानूनी अपराध है। अब जितने भी जो भी होगा उसके बाद में हरित क्षेत्र आता है तो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे लोग, तो वो एक सीमित हो जाएगा दायरा। तो इस वजह से हम क्या कर पाएंगे, भूमि का उपयोग उसी तरीके से बनाए रख सकते हैं। निवासीय संरक्षण, निवासीय संरक्षण कैसे, वन संरक्षण जैसे होता है। अगर हम वनों की संरक्षण करें तो वन जो होते हैं, वन के द्वारा एक और जीवों का निवास बना रहता है और दूसरी ओर पर्यावरण में भी संरक्षण संवर्धन भी होता है। तो एक और हमारे पास में वन्य जीवों को भी निवास रहेगा और दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। 4 प्रकार का आपके सामने संसाधन का संरक्षण है। और अब फाइनली हम लास्ट पेज पर आ गए हैं। तो फाइनली हमारे पास में प्रश्न आ चुके हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपने जो है वो तैयार करने हैं। संसाधन किसे कहते हैं, जो हमारे काम आए, संसाधन ना आए संसाधन नहीं है। संसाधन की परिभाषा, तो जो हमने लास्ट लाइन में देखा था वो संसाधन की परिभाषा है, उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार कौन कौन से थे, जैविक और अजैविक था। और गुप्त संसाधन किसे कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ये शाश्वत और अविक्षिप्त संसाधनों में क्या अंतर है, तो यानी सस्टेनेबल और नॉन सस्टेनेबल। ठीक है, जिसे हम बचाए रख सकते हैं सस्टेनेबल है, और जिसे हम कोई भी लाखों कोशिश करें नहीं बचा सकते वो नॉन सस्टेनेबल है। तो ये थी हमारे पास में आर्थिक भूगोल का संसाधन का वर्गीकरण और संसाधन संरक्षण था आज का हमारा ये टॉपिक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।